अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स में यकीनन सबसे पहले हम बात करते हैं सिलहट टेस्ट। पाकिस्तान के हाथों से फिसलने लगा है। बांग्लादेश ने 390 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है। तीसरे दिन बांग्लादेश की शानदार बैटिंग है। मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की तरफ से रिकॉर्ड 14वें टेस्ट सेंचुरी बनाते हुए 137 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने रिव्यू में हमेशा की तरह कमजोरी दिखाई है और 2 विकेट्स जल्द लेने का जो मौका है वो अपने हाथ से गंवा दिया। क्या कौमी टीम ये टेस्ट बचा सकेगी? बिकॉज एक जो आगे टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है, 437 रन का। इसके साथ साथ वाइट बॉल कैंप लाहौर में जारी है। माइक हसन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तैयारी के दौरान नए खिलाड़ियों को जानने का मौका मिल रहा है और वनडे सीरीज में टीम में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं, इन पर भी बात करेंगे। और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के मुकाबले इस्लामाबाद में ख़त्म हो गए हैं, इस पर भी डिटेल डिस्कशन होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले कहिएगा, बांग्लादेश की टीम ने अब ऐसा क्या किया कि वो हमारे लिए बहुत एक्सेप्शनल हो गई है? अगर हम आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्कस करें सबसे पहले, तो आज उन्होंने ऐसा क्या परफॉर्म किया बांग्लादेश के बॉलर्स ने, बांग्लादेश के बैट्समैन ने? हम अपने बॉलर्स की बात करें पाकिस्तान के, तो क्यों इतने हमें जो हैं वो मायूसकुन उनकी बॉलिंग नज़र आ रही है? क्या ऐसी वजूहात हैं? कोई नए लोग निकल के आ गए हैं? हमें समझ नहीं आ रही बांग्लादेश बैट्समैन की। बांग्लादेश को हम लोग हल्का ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यही बांग्लादेश अभी रिसेंटली हमें 2-0 से टेस्ट हरा कर गया था, लेकिन जब हम इस सीरीज़ में गए तो हम लोगों ने ये बात फरामोश कर दी थी। हमने कहा बांग्लादेशी हैं, बच्चे हैं, हरा देंगे। हमारे जहन में अभी भी वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का क्लिप गर्दिश कर रहा होता है, जो मोइन अख्तर बांग्लादेशी क्रिकेटर बन के बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम लोग जीतते क्यों नहीं हो? कहते हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा। अब वो नहीं है ज़माना। बांग्लादेश भी बहुत आगे निकल गया है क्रिकेट में, ख़ास तौर पे हमसे तो आगे निकल गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाज़ा लगा लें। जो आपने इंट्रो में बोला पहाड़ जैसा, तो पहाड़ जैसा हदफ बिल्कुल है। पहाड़ को भी सर करने के लिए कोई K2 भी सर करना है, उसके लिए भी आपके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए और वो क्या इक्विपमेंट होता है वो लेके जाना चाहिए। लेकिन हमारी टीम जो है उसके पास लग रहा है आपको कि वो इतने रन करेंगे। हमने जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा चेस किया है वो 377 श्रीलंका के ख़िलाफ़ किया था 11 साल पहले। हिस्ट्री में हमने 4 या 5 बार 300 प्लस स्कोर चेस किया है, तो अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगानी नहीं चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने अब अगर मैच जीत लिया तो बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा, बॉलर्स हमारे सबसे बड़ी मायूस कुन बात यह है कि ना हमारे पेसर्स ना हमारे स्पिनर्स दोनों ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पेसर्स को कहते हुए अगर फास्ट बॉलर लिखो, हमें खुद थोड़े से झिझक होती, शर्म आती, यार ये फास्ट बॉलर कर कुछ तो भाग के स्पिन करते हैं हमारे। लेकिन खुर्रम ने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन 9 बॉलें वो भी इतने किए जा रहे थे। और देखिए, मैं हमेशा पहले भी, मैंने पिछले मैच में भी ये बात बोली थी, अगर आप 4 विकेटें ले रहे हैं, 5 विकेटें ले रहे हैं, दूसरी टीम बड़ा स्कोर कर रही है तो इतना इम्पैक्ट आता नहीं है। फिर आउट करें 400-500। फिर हमारे जो दोनों स्पिनर्स हैं, बारी बारी हमने खिलाया नोमान और साजिद को एक मैच में। उनको चाहिए टेलर मेड पिच। आकिब भाई हिदायत दें ग्राउंड मैन को कि ये पिच ऐसी बना कि इतनी गेंद टर्न हो, उस पर पंखे चला के क्या क्या करके, वाह ये कोई 10 विकेटें ले रहा है, कोई 12 विकेटें ले रहा है। अब जब थोड़ा सा चेंज आता है, जहाँ दूसरी टीम के स्पिनर आउट भी कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल हमारे स्पिनर्स एक्सपोज हो गए। ना हमारे स्पिनर्स चल रहे हैं, ना हमारे फास्ट बॉलर चल रहे हैं, ना हमारी बैटिंग। बड़े बड़े नाम हैं, हम लोग 50 करके यूँ बल्ला लहरा रहे हैं, यूँ कॉलर सीधे कर रहे हैं जैसे भाई क्या कर लिया है, 50 कर लिए। और उधर देखें आप, मुशफिकुर रहीम को देखें, आप लिटन दास को आप देखें, शांतु को देखें, सेंचुरियाँ कर रहे हैं। टॉप 4 जो बैटर्स हैं सीरीज़ के, चारों बांग्लादेशी हैं। हमारे तो एक अजान ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, फिर बच्चों को हम आगे कर देते हैं। ठीक है, एज अ ओपनर सेलेक्ट हुए हैं, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शान भी तो ओपनिंग करते थे, वो खुद क्यों नहीं ओपनिंग आए? कैप्टनसी भी उनकी अच्छी नहीं रही। रिव्यू के लिए भाई कैच पकड़ रहे हो, रिजवान साहब आप पीछे खड़े हो, आपका काम है कप्तान को बताओ। वो खामोश, सर झुकाए, बॉडी लैंग्वेज जीरो, उनकी कुछ है ही नहीं। तो ये सब टीम भी मुझे ऐसी यकजा नज़र नहीं आ रही। कैप्टनसी भी वीक है, बैटिंग भी फ्लॉप, बॉलिंग भी फ्लॉप, सब कुछ है जिसकी वजह से इस नहज में हम पहुँच गए।
सही। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम बात करें, बांग्लादेश ने 390 रन बनाए और अगर हम टोटल की बात करें 437 रन का टारगेट दिया है। तीसरे ही दिन मैच इस रुख पर चला गया है कि ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए इतना टारगेट चेज़ करना किस हद तक इम्पॉसिबल है और मैच पे बांग्लादेश की गिरफ्त बहुत हद तक मजबूत हो चुकी है। देखें, अब तो दूसरे दिन जो चांसेस दिए पाकिस्तान ने, 2 रिव्यू थे वो भी पाकिस्तान ने नहीं लिए और फिर उनकी टीम जो है जमकर खेलने लगी। आज तो सारा दिन जो है बांग्लादेश के नाम था। ओवरऑल अगर पहला टेस्ट भी देखें, दूसरा भी देखें, तो ना सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, हर चीज़ में बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। और जब हम एक दफ़ा कर नाहिद राना का जिक्र करते हैं या तस्कीन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे उनके स्पिनर जो है विकेटें ले लेते हैं। कभी मेहदी हसन मेराज चल जाते हैं, कभी ताजुल इस्लाम को हमसे खेला नहीं जाता। आज साजिद खान ने विकेटें ली हैं उस वक्त तक जब पानी सर से गुजर चुका था। बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई, बहुत अच्छा खेले मुशफिकुर रहीम, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। एक ऐसे मौके पर उन्होंने रिकॉर्ड साज इनिंग्स अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेली है जब शदीद ज़रूरत थी बांग्लादेश को। अब देखें, कम से कम मेरी ज़ाती राय में ये जो दूसरा टेस्ट था, यहाँ लगता था कि टॉस जीत कर एक अच्छा फैसला किया, लेकिन आपने 6 विकेटें जल्दी गिरने के बाद फिर एक लंबा स्कोर उनका बनाने में वो कामयाब होगी और 46 रन की उन्होंने बढ़तरी हासिल कर लिया। ओवरऑल डोमिनेट किया बांग्लादेश की टीम ने और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। बेबस दिखाई दे हमारे बॉलर और नो डाउट फौरन मंजूर के साथ पहले भी मीडिया भी कह चुका है, हम लोग भी जिक्र कर चुके हैं, पहले मैच में भी ज़्यादती हुई, उनको शामिल करना चाहिए था। बेसिकली बुनियादी चीज़ है डोमेस्टिक खेलना। हमारे बहुत से प्लेयर तो डोमेस्टिक खेलते नहीं हैं। हसन अली और मोहम्मद अब्बास भी अभी तक इसलिए अच्छी निस्बतन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि वो डोमेस्टिक खेलते हैं। मोहम्मद अब्बास जो आपको पता है काउंटी खेलते हैं, हसन अली भी डोमेस्टिक खेलते हैं, शाहीन अफरीदी बिल्कुल डोमेस्टिक नहीं खेलते। मेरा ख्याल है उन्होंने 1 या 2 मैचेस खेले थे जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान आना था। तो इसलिए डोमेस्टिक खेलनी प्लेयर्स के लिए लाजमी होती है। फिर ना सिर्फ हमारे बॉलर, हमारी बैटिंग भी तो मुकम्मल फ्लॉप जा रही। अब देखें, दोनों जो अभी सलीम खालिद साहब यही जिक्र कर रहे थे कि जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने ओपनिंग पे भेजना तो कैप्टन खुद आ जाता। कभी ऐसा नहीं होता कि डेब्यूटेंट जो है, दोनों आपने जो है बांग्लादेश की टीम जो कि पहला टेस्ट जीत चुकी है और नफसियाती बढ़तरी भी हासिल कर चुकी है, वहाँ पे आपने दोनों डेब्यूटेंट जो है वो उनके सामने लगा दिए। आज 2 ओवर्स का खेल हुआ था एंड पे जब बैड लाइट हुई, एक ओवर दोनों ने खेला, बड़ी मुश्किल से अपनी विकेट उन्होंने बचाई और इसके बाद मिडल आर्डर तो हमारा मुकम्मल तौर पर नाकाम जा रहा है। शान मसूद देख लें, सऊद शकील देख लें, मोहम्मद रिजवान, ना उनसे अब कीपिंग हो रही है, ना अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि क्योंकि शान मसूद का हम पहले भी जिक्र करते थे कि PSL बहुत खेली, साफ जाहिर है कि PSL में वो प्रेशर नहीं होता जो इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है। और हर सीरीज़ के बाद हमें लगता है कि बस अब कप्तान चेंज होने वाला है, लेकिन कप्तान फिर वही होते हैं शान मसूद साहब। यहाँ पे जिस किस्म की बैटिंग की ज़रूरत है, विकेट पर रुकने की, थमने की ज़रूरत है, वो है ही नहीं हमारे यहाँ। और सलमान आगा के बारे में तो अक्सर हम ये कहते भी थे और रिकॉर्ड भी गवाएं कि वो PSL के प्लेयर नहीं हैं, वनडे और टेस्ट के प्लेयर हैं, लेकिन कहाँ इंसाफ किया उन्होंने दोनों चीज़ों के साथ, कहीं भी नहीं कर सके। और फिर हमारे टेल एंडर तो पिछले इनिंग्स में तो चले 3 छक्के भी साजिद ने लगा दिए, स्कोर कदरे काबिल जिक्र हो गया, लेकिन बहुत मायूस किया, हर शोबे में मायूस किया पाकिस्तानी टीम ने। और बातें अब फिर वही शुरू हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर ना आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले शान मसूद को डायरेक्टर बना दिया था, डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर PCB बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर एक फंक्शन था जहाँ पे चेयरमैन PCB ने ऐलान किया था। लगता ये था कि वो कप्तान को सेफ पैसे दे रहे हैं ताकि ये चले जाएं आराम से, उधर बैठें। और वो क्योंकि शान मसूद और की शदीद ख्वाहिश है कि दौरा इंग्लैंड में टीम की कप्तानी करें। अब इंग्लैंड तक वो रहते हैं या नहीं रहते, ये तो बिल्कुल इसका फैसला तो वक्त पर पता चलेगा। इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूसुफ, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सिलहट की पिच की बात करें, ये कहा जा रहा था कि स्पिन के हवाले से यहाँ पर ये काफ़ी मदद देती है, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, पेसर्स हैं, कोई भी किसी भी तरह की पिच के ऊपर चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। इससे पहले टेस्ट का भी नतीजा हमारे सामने है और फिर दूसरे टेस्ट में भी ये काफ़ी हद तक इम्कान है कि जो फैसला है या गिरफ्त है वो इस वक्त बांग्लादेश की मजबूत है। अब क्या स्ट्रैटेजी है, आपको क्या लगता है कि बुनियादी मसला जो है वो कैप्टनसी डिसीजन का है? अगर हम बॉलिंग या बैटिंग सीक्वेंस की बात करें, क्या वो सीक्वेंस ठीक नहीं है? देखिए, अब तो इस मैच को सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है बारिश, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि सिलहट में बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हुई और पाकिस्तान टीम भी यकीनी तौर पर आज दुआ करेगी कि अब बारिशें शुरू हो जाएं, क्योंकि इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं इस टेस्ट को बचाने के लिए। और जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त की बैटिंग है, फॉर्म चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये इसका फ़ैसला कल ही हो जाएगा।
अब पाकिस्तान में क्योंकि कप्तान एक ही हमारे पास है शान मसूद, उसके सिवा हमें कोई कप्तान नज़र ही नहीं आता। 15 में से 11 मैचेस हम हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा भरोसा, हमारा एतमाद अभी तक कप्तान शान मसूद पर ही है। उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन पर जो प्रेशर ऐड होता है उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो भी वो अच्छी नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान की टीम के पास यकीनी तौर पर बहुत सारे इस सीरीज़ में कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। हमने 40 अपना मैच फीस का 40 जुर्माना भी करवा लिया स्लो ओवर रेट पर। फील्डिंग में भी हमने बहुत सी गलतियां की। तो कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी नहीं है जो पूरी सीरीज़ में हम कह सकें कि ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़, पॉजिटिव साइन था इस सीरीज़ में। सिवाय एक इनिंग्स जो अभी तक जो बाबर आजम ने खेली है, अब तमाम तर तवज्जो बाबर आजम की इनिंग्स पर ही होगी, क्योंकि डेब्यूटेंट जो हैं उनसे तो हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रख सकते, ना ही रखनी चाहिए, क्योंकि उन पर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर डालना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। असल चीज़ है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर बैटर्स हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेलना होगी, और जब तक पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं करेंगे उस वक्त तक मैच में हमारी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अगर सारे बैटर 70 रन भी खड़े होकर वहाँ पर बनाएं और विकेट ना गिरने तो फिर पाकिस्तान के जिस पास तरह से जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई ज़रूरी काम है, जो स्कोर लग रहा था, कोई 17 कर रहा है, कोई 20-22 कर रहा है, टेस्ट का लग ही नहीं रहा था इतना। इससे ज़्यादा स्कोर तो सलीम साहब T20 में आजकल जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो बना लेते हैं, और हम टेस्ट मैच में एक जगह टिक कर 232 रन का टारगेट आया पहली इनिंग्स में। अगर हम इससे पिछले वाले मैच की बात करें, उस हवाले से क्या कहेंगे? बांग्लादेश की अगर हम असल ताकत की बात करें, बॉलिंग है, फील्डिंग है, बैटिंग है, या फिर वो पाकिस्तान की जो पुअर स्ट्रैटेजी है उसकी वजह से पहला टेस्ट भी जीता था? बांग्लादेश ने नफ्स पकड़ ली पाकिस्तान टीम की ना। उन्होंने कहा यार ये लोग अपने घर पे तो चलो स्पिन पिच बना के हरा देते दूसरों को, इनको तो हम वो भी नहीं हरा पाए थे, इनके लिए बनाओ पेस पिचेस, जो माजी में होता था जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी या इंग्लैंड जाती थी या साउथ अफ्रीका, वहाँ पर पिचेस बनाते थे। लेकिन इन्होंने दोनों मैचों में ग्रीन पिच बनाई। अब होना ये चाहिए था कि लकीली हम लोगों ने टॉस जीत लिया तो हमने उनको खिलाया, हमें उनको जल्दी आउट कर देना चाहिए था। और दोनों मैचों में ऐसा हुआ कि ओपनर को आउट कर लिया, फिर पार्टनरशिप बनवा ली। अब तीसरे इसमें भी यही हुआ, थर्ड इनिंग में भी यहाँ तो 6 विकेटें ले ली जल्दी, फिर पार्टनरशिप बना ली। और जिस तरह कई बार जिक्र हो चुका है रिव्यू का, ड्रॉप कैचेस का, रन आउट नहीं उसमें मिस हो रहे हैं, ये टीम तो एक यकजा ही नहीं नज़र आ रही ना। यहाँ देखिए, कप्तान नो डाउट कैप्टनसी वीक है, बैटिंग उनकी ख़राब है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी हम इसमें बरी ज़म्मा करार नहीं दे सकते। ख़ास तौर पे रिव्यू वाले मामले में जो दूसरे करीब खड़े हैं, ख़ास तौर पे विकेट कीपर, उसका काम है कि वो बताए। वो बता रहे हैं जो नॉट आउट है, जो आउट है वो कह रहे हैं ना लो रिव्यू। ये इन लोगों की हालत है, कोई एक दूसरे को बैक करता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ बड़ी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत होती है, कोई नहीं खेल पा रहा। जिस तरह एक 50 सब ने बना ली कि चलो यार अब अगली सीरीज़ हमारी जो है वो निकल जाए, लेकिन ये 50 नहीं होती टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच में तो डबल सेंचुरियाँ तक बन जाती हैं, यहाँ 50 वाली बात नहीं होती। डबल सेंचुरी तो वनडे में भी बन जाती है। यहाँ पे बड़ी इनिंग आपको खेलनी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ प्लेयर्स की टेक्निक ऐसी है कि वो फास्ट बॉलिंग को नहीं खेल पाते, कुछ प्लेयर्स की टेक्निक ऐसी है कि वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाते। इस चक्कर में टीम का हमारे ये हाल हो गया। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते यार फलाने को लेकर नहीं गए इस वजह से हार गए, सारे तो आ गए भाई। कोई ऐसा खास प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको घर पे छोड़ा हुआ है, बाबर भी आ गए, सब आ गए, अब तो जीतो, अभी भी नहीं जीत पा रहे। इसका मतलब है कि सीरियस एक इशू हमारी क्रिकेट के साथ मुसलसल चल रहा है। जो हम देखें आईसीसी इवेंट में अगर अपनी परफॉर्मेंस देखें, बायलैटरल सीरीज, अब तो एक ही तरीका रह गया है कि जिम्बाब्वे की वुमेन टीम को बेचारियों को बुलाया यहाँ पे, बुरी तरह उनको हराया, खूब रिकॉर्ड बनाया। अब जिम्बाब्वे की मेन टीम को भी बुला लेते हैं, बोला आओ जो फारिग हो तो खेल लो, उसको हरा के खुश हो लेते, या पीएसएल दोबारा करा दे। पीएसएल में कितना सुकून था 1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक पीएसएल में। अरे वाह किंग बाबर, अरे वो क्योंकि पाकिस्तान टीम उसमें थी ही नहीं। एग्जैक्टली, सब टीम्स यहाँ पे जब खेल रहे हैं तो, और हमारे वो प्लेयर्स जो कि हमारे नेशनल टीम में इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने पीएसएल में उन्हें परफॉर्म करते देखा। हम कैप्टनसी की बात करें, शान मसूद की परफॉर्मेंस की बात करें, शंतु की परफॉर्मेंस अगर हम देखें पिछले टेस्ट में, इस टेस्ट के हवाले से उनके डिसीजन की बात करें, लिटन दास की बात करें, मुशफिकुर रहीम की बात करें, तो एक कंपोज्ड अच्छे टेम्परामेंट के साथ जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस को फिर से डिस्कस करते हैं, मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद साथ रखिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में बात करते हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स, अगर हम बात करें स्पेशल ओलंपिक्स, पाकिस्तान के जो मुकाबले हैं वो इस्लामाबाद में हुए, अब ख़त्म हो चुके हैं। इस पर जो सारी अपडेट्स हैं वो लेते हैं, जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा, मुकाबले ख़त्म हो गए हैं, कैसे रहे मुकाबले, कौन कौन से अच्छे नाम हमारे सामने आए?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक के ज़रिए तमाम ये मेगा इवेंट का इनेकाद 3 रोज़ा मेगा इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लियाकत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, और जिसमें बड़ी तादाद में स्पेशल खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत आजमाई, बल्कि मेडल के असूल के लिए उन्होंने जदोजहद भी की। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान में जो खसूसी अफराद होते हैं, स्पेशल जो जिस्मानी तौर पर जो थोड़े से माजूर होते हैं, उनके हवाले से ये इदारा कायम कर रहा है गुज़श्ता कई बरसों से। और पाकिस्तानी ये जो नेशनल हीरोज़ हैं, ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का सबसे लादी परचम बुलंद करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल गेम्स का इनेकाद जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ, इसमें पंजाब ने ओवरऑल मेडल गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद पहली पोजीशन अपने नाम की है, और बाकी सूबों से भी खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी। डिफरेंट कैटेगरीज के मुकाबले थे, और इसमें जो हमारी CEO हैं स्पेशल ओलंपिक्स की मैडम रौनक लाखानी और वफाकी सेक्रेटरी बराए बैन सूबाई राब्ता मोयुद्दीन वानी ने कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट्स, इनामात और मेडल तकसीम किए। जी सही, ठीक है जुल्फ़िकार बेग, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम वाइट बॉल कैंप की अगर हम बात करें जो लाहौर में इस वक्त लगा है, आप क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से? ये कैंप जारी है, माइक हसन की जानिब से जो कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो तैयारियां की जा रही हैं, इसमें जो नए खिलाड़ी हैं, नए चेहरे हैं, उनको शायद मौका मिले, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखिए, इससे पहले जो आखिरी बार दोनों टीमों के दरमियान ODI सीरीज़ 2022 में खेली गई थी, जिसमें से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, बाद में दोनों मैचेस पाकिस्तान टीम ने जीतकर अपने सीरीज़ अपने नाम की थी। अब दोबारा दोनों टीमों के दरमियान एक कांटे कम उम्मीद है कि मुकाबले होंगे, और इसके लिए तैयारियों के लिए टीम का कैंप भी यहाँ पर लगा, जिसमें 28 खिलाड़ी इसका हिस्सा हैं। माइक हैसन क्योंकि हेड कोच हैं, वो तो यही कहेंगे कि हम अपनी खामियों को दूर करने पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन जब सीरीज़ का नतायज जाते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई बहुत सी खामियाँ बाकी हैं। ODI में फॉर्मेट में कुछ पाकिस्तान का रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है टेस्ट और T20 की निस्बत, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो सीरीज़ इतनी तौर पर पाकिस्तान में ही होने जा रही हैं, पिंडी और 2 मैच लाहौर में हैं। गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम भी एक इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो इतनी तौर पर इनके आदी हैं। 28 खिलाड़ियों में से साइम अयूब इतनी तौर पर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बाकी अभी मुशावरत का आगाज़ होने जा रहा है टीम सिलेक्शन के हवाले से भी, जिसमें इस बार उम्मीद की जा सकती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। 2 यंगस्टर हैं, अंडर 19 प्लेयर्स हैं, अली रज़ा और अब्दुल सुभान फास्ट बॉलर हैं, इनको मौका दिया गया। 28 जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, इनकी परफॉर्मेंस का भी जायज़ा लिया जा रहा है, फिटनेस को बेहतर किया जा रहा है। फिर वही रवायती के बैटिंग और जो बॉलर की खामी उनको भी दूर करने पर फोकस है। अब देखना है कि जब ये टीम अनाउंस होगी तो उसमें कौन कौन से सीनियर कमबैक करते हैं और कौन से यंगस्टर जिनको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए पॉइंट्स के हवाले से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से कितनी इंपॉर्टेंट होगी? और फिर जिस तरह से माइक हैसन का कहा जा रहा है कि नए चेहरे, नए खिलाड़ी जो हैं उनको मौका दिया जाएगा, ये कितना आपको लगता है कि रिस्क हो सकता है? और क्या वो एक एग्रेसिव वाइट बॉल की तरफ जाना कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं? देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम पे 4 या 5 बड़े खिलाड़ी तो नहीं आ रहे जो कि IPL में शरीक हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है। आपको पता है बड़े बड़े नामों के बगैर भी उनमें बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ियों को भी हमने शामिल किया है। जैसे यूसुफ साहब बता रहे थे, 30 को पहला मैच रावलपिंडी में या फिर 2 मैचेस लाहौर में रखे गए, और अभी तक जो है PCB ने, सिलेक्शन कमेटी ने 28 प्लेयर्स का ऐलान किया था। एक हल्के की तरफ ज़रूर कहा जा रहा था समीर मिनास या और 1-2 खिलाड़ी जो है वो टीम में शामिल नहीं हैं। अंडर 19 के जो कैप्टन भी थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन मेरा ख्याल है जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको चांस दिया जा सकता है। अलबत्ता शाहीन अफरीदी अगर मुकम्मल फिट हों तो हारिस या नसीम की जगह पे नए खिलाड़ियों को, अब्दुल सुभान या अली रज़ा को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता नए लोग नहीं आएंगे अभी, क्योंकि टेस्टिंग वापस आती है, उनमें से बाबर आजम और चंद खिलाड़ी भी कैंप में शामिल होंगे। तो नए खिलाड़ियों को अगर होम सीरीज़ में मौका नहीं मिलेगा तो फिर उनको कब मौका देना खेलने के लिए। सही। सलीम साहब, टेस्ट और ODI में अगर हम अलग स्क्वाड की बात करें, आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वो दोनों फॉर्मेट्स के लिए एक अलग से सोच रखती है, अब रिसोर्सेज भी हैं, या फिर प्लेयर्स की अगर हम ओवरलैप की बात करें? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, उस वक्त नहीं आ रही थी। जी, मैंने कहा अगर हम टेस्ट और ODI के अगर हम अलग अलग स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तानी, आपको लगता है कि मैनेजमेंट दोनों फॉर्मेट्स के लिए अलग सोच, रिसोर्सेज वगैरह रखते हैं, या फिर प्लेयर्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, फिर नए चेहरों को चांस देना, ये कितना बेहतरीन साबित होगा टीम के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर हमारे जो प्लेयर हैं वो वही हैं
जो खेल रहे हैं वनडे और टेस्ट भी वही तकरीबन खेल रहे होते हैं। और जो यंगस्टर्स की जहाँ तक बात है ना, बहुत सारे यंगस्टर्स को भी अगर आप टीम में डाल देंगे वो भी गलत होगा। थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा हमें। यंगस्टर जो खेल रहे हैं, कुछ फास्ट बॉलिंग में ख़ासतौर पे हमें ऑप्शंस अपने देखने पड़ेंगे, बैटिंग में भी हम देखें, मगर साथ में कुछ सीनियर हमें रखने पड़ेंगे। अभी हम यंगस्टर की बात कर रहे हैं, यंगस्टर हारेंगे फिर हम बोलेंगे शाहीन को लाओ, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, इसको लाओ। फिर इससे अच्छा है कि एक बैलेंस स्क्वाड बना के उसको लेके साथ चलें, लेकिन पता तो करें कि हो क्या रहा है, ये टीम को हो क्या गया है कि एकदम उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डाउन हुई। पहले तो इतनी बुरी तरह नहीं कि हारते थे कि अब तो बांग्लादेश से भी हारे जा रहे हैं। पता लगाएं इसके लिए कि हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मामला चल क्या रहे हैं, क्या टीम जैलन नहीं है या कुछ और मसला है। एक कैप्टनसी का भी बहरान आने वाला है, तीनों तर्ज में हमें एक नज़र आ रहा है। कैप्टनसी के हवाले से भी हमें यू नेवर नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जिस तरह इस टेस्ट में आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख लें, रिव्यू के लिए कप्तान पूछ रहा होता है, यूं कर रहा होता है, सब इधर उधर देख रहे होते हैं, बगले झांक रहे होते हैं, या कोई जिम्मेदारी लेने को अपने तैयार नहीं हुआ है हमें इस टेस्ट में। बिल्कुल, ये कोई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि या अपने लिए सब लगे हुए हैं कि अपने अपने 50-60 रन करो और बच निकलो, ये चीज़ सही नहीं है। टीम का सोचना पड़ेगा और टीम को सोचने वाले प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे, बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी आपको। और ये 50-50 से काम नहीं चलता, टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ बड़ी इनिंग खेली। यही मैच पहला टेस्ट केस है, इसमें अभी 2 दिन बाकी है, खेलो, क्यों नहीं, वाई नॉट, कोशिश करो, 100 करो, 150 करो, 200 करो, कोशिश तो करो। मगर पिछले मैच में तो 2 सेशन हमारे से बैटिंग नहीं हो पाई थी और हम लोग हार गए थे, तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर ये मैच जीत गया पाकिस्तान या बचा लिया विदाउट बारिश, तो मैं बोलूँगा कि भाई नहीं, ये टीम बहुत अच्छी है। हम लोग ही गलत तनकीद कर रहे थे पिछले इनिंग्स में, लेकिन रियलिस्टिक अगर सोच रखें तो इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई। सही। तो यूसुफ, ये कौन पता कर सकता है, हम किस तरह, हम एक बड़े सर्जरी की भी बात करते हैं, हमने काफ़ी चेंजेस देखी भी हैं, हमने इससे पहले कई सीरीज़ में भी देखा है कि हमने बहुत सारे नए चेहरों को भी मौका दिया है। नए चेहरों को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, किस तरह से मौका देना चाहिए कि प्रेशर भी ना आए। अब जैसे कि जाहिद साहब ने भी कहा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बांग्लादेश से सीरीज़ के बाद जब ज्वाइन करेंगे, उस मोराल का कितना फ़र्क पड़ता है, उस एक्सपीरियंस का कितना असर पड़ेगा टीम को बैलेंस करने में। देखिए, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ एकदम से करने की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालात ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि यंगस्टर को बहुत ज़्यादा तादाद में मौका देना चाहिए, लेकिन अगर उनको बारी बारी एक दो करके मौका दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पाकिस्तान के लिए एडवांटेज हो सकता है। पाकिस्तान की क्रिकेट अब इस हाल सतह तक पहुँच चुकी है कि हमें अपनी टीम पर एतबार ही नहीं रहा कि कौन से फॉर्मेट में कब कैसे ये परफॉर्म करेगी, किस वक्त कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर इस हाल तक 1 या 2 दिन में नहीं पहुंची, इसके बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें। एक वक्त था कि हम टेस्ट टीम की नंबर 1 थे रैंकिंग में, अब देखें हम 8 नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस तरह T20 में नंबर 1 रह चुके हैं, अब हमारा ग्राफ नीचे आ चुका है। ODI में हम बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा मार्जिन जो ग्राफ है वो हमारा ऊपर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन कमेटी में भी हमने तब्दीलियाँ करके देख रही हैं, डोमेस्टिक फॉर्मेट को भी हम हर साल चेंज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो मेंटल अप्रोच है, मेंटल जो टफनेस है, इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के टीम के 2 ही मेन इशू हैं, एक उनकी फ़िटनेस और एक उनकी मेंटल टफनेस। इस पर अगर फोकस किया जाए तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये जो सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए एक समझते के इम्तिहान भी होगा कि हमें यंगस्टर को भी ट्राई करना है, सीनियर्स के साथ भी जाना है, ऊपर से हम टेस्ट सीरीज़ भी हारने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, हमें बहुत सोच समझ कर सारे फैसले करना पड़ेंगे। एग्जैक्टली मैं जाहिद साहब मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से ही बात करना चाह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से अभी अपना पहला टेस्ट हारा। क्या जेन्युइनली वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ये बांग्लादेश से उनकी कितनी बड़ी हार थी? नेट में जब प्रैक्टिस होती है तो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पर तवज्जो दी जाती है, या प्लेयर का जो मोराल होता है एक हार के बाद, उसको बेहतर करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए किस तरह से आपको लगता है कि काम किया जाता है कोचेस की तरफ से? अब जब हम दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की इंटेंट और हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, क्या वो उतनी कॉन्फिडेंट थी कि हमें ये लग रहा था या हमें ये फील आ रही थी कि वो कन्विक्शन के साथ मैदान में उतरे? हिफ्ज़ा, वो तो ख़ास साफ तौर पर, क्योंकि हम तो टीवी पे मैच देख रहे थे, लग रहा था कि शान मसूद का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, और लगता था कि 2-4 गेंदें खाओ, अब विकेट पर रुकें, कुछ स्कोर करें जब ज़रूरत हो। पहले मैच में आपको याद होगा 52 ओवर्स में पूरी बिस्तर गोल हो गया था पाकिस्तानी टीम का। और ख़ास चीज़ है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं कैप्टन को,
और बदकिस्मती के साथ जब कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ना उनकी कप्तानी ना उनकी अपनी बैटिंग, तो फिर कौन उनका साथ देगा। और इस वक्त तक अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम पर ही गौर कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो जिसको हम बाहर नहीं बिठा सकते। यानी अच्छी टीमों का तो यही होता है कि एक टीम बाहर बैठी होती है, समझ नहीं आती कि ये 4 प्लेयर हैं, किन 3 को मैदान में उतारें और किसको बाहर बिठाएं। और इस मौके पर हर खिलाड़ी को यानी परफॉर्मेंस इस सतह तक गिर चुकी है कि किसी को भी बाहर बिठाया जा सकता है। और कम अज़ कम जो है, अब अगर वनडे सीरीज़ की चलें, अभी तो टेस्ट का रिजल्ट भी आना है, फिर इसके बाद वनडे सीरीज़ है, शाहीन को भी कोई ना कोई ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी लाना पड़ेगी। जब कैप्टन अच्छा खेलता है, और नजमुल हसन शंतू का शुरू में आपने जिक्र किया था कि वो देख लें कप्तान बनने से पहले भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कैप्टन बनने के बाद उनकी और भी परफॉर्मेंस अच्छी है। मोमिन अल हक जो है सेकंड हाईएस्ट रन चेजर तो अभी मुशफिकुर रहीम हो गए हैं, फिर तमीम इकबाल हैं जब बोर्ड के चेयरमैन हैं। मोमिन अल हक तीसरे नंबर पर हैं जो हाईएस्ट रन बना चुके हैं। तो बांग्लादेश का हम बार बार जिक्र करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश अब वो वाला बांग्लादेश नहीं है जो पहले होता था। उन्होंने काम किया है अपने फास्ट बॉलर्स का, कभी तवक्को भी नहीं होती थी। अमूमन ये होता था कि उनके स्पिनर्स हमारे लिए ख़तरा बनते थे। बाहर की टीमें जितनी भी जाती थी, बांग्लादेश वाले स्पिन पिचेस बनाते थे, स्पिनर्स को लेकर आते थे और मैच जीत जाते थे। अब देख लें, उनके फास्ट बॉलर नहीं चलते तो स्पिनर विकेटें ले रहे हैं, स्पिन नहीं कारगर होती तो फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली बांग्लादेश ने किस तरह से टीम पर काम किया है और पाकिस्तान को अपने बहुत सारे शोबे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा टेस्ट है और इस पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो इसका स्कोर है, टारगेट है पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन है, 437 रन का हदफ। लेट्स सी इस मैच का क्या डिसीजन निकलता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।